आखिरकार वह पल आ गया जिसका डेविड गॉगिंस ने महीनों से इंतज़ार किया था। उनके गले में डाल दिया गया नेवी सील का ट्राइडेंट बैज। वह सपना जो कभी नामुमकिन लगता था अब हकीकत बन चुका था। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात हुई। जिस पल का इतना इंतज़ार था, उस पल के बाद डेविड को जो खुशी महसूस होनी चाहिए थी वह ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। कुछ ही समय में उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। नेवी सील बनने के बाद डेविड को उम्मीद थी कि अब उनकी ज़िंदगी में एक स्थायी संतोष, एक स्थायी खुशी आ जाएगी। आखिरकार उन्होंने वह हासिल कर लिया था जिसे दुनिया के ज़्यादातर लोग नामुमकिन मानते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उपलब्धि, यह बैज उनके अंदर के उस खालीपन को नहीं भर पाया जो बचपन से उनके साथ था। वे समझ गए कि बाहरी उपलब्धियां, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे अंदर की असुरक्षा और खालीपन को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकती। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था उनकी सोच में। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सिर्फ बाहरी पहचान और लोगों की तारीफ के लिए मेहनत करते रहेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हर उपलब्धि के बाद फिर वही खालीपन लौट आएगा। इसी एहसास के साथ डेविड ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उन्होंने समझा कि असली मकसद किसी ट्रॉफी, किसी मेडल या किसी और की तारीफ पाने में नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन, हर पल थोड़ा और बेहतर बनाने में है। वे लिखते हैं कि जब हम किसी काम को सिर्फ इनाम पाने के लिए करते हैं तो वह इनाम मिलते ही हमारी प्रेरणा खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को जानना चाहते हैं, तब वह प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि खुद को बेहतर बनाने की यह यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। इस अध्याय में डेविड अपनी शुरुआती सील करियर के कुछ अनुभव भी साझा करते हैं। सैन्य जीवन में उन्होंने कई ऐसी परिस्थितियां देखी जहां लोग सिर्फ रैंक, पदवी और पहचान के पीछे भागते थे। उन्होंने देखा कि कई सैनिक पदोन्नति पाने के बाद भी अंदर से असंतुष्ट रहते थे क्योंकि उनकी प्रेरणा का स्रोत ही गलत था। इसके उलट डेविड ने खुद के लिए एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। वे हर दिन खुद को यह सवाल पूछने लगे, आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए क्या किया, ना कि आज मुझे किस चीज़ की तारीफ मिली। गॉगिंस इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाते हैं। बाहरी प्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन और आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन के बीच का फ़र्क। बाहरी प्रेरणा वह होती है जो हमें दूसरों की तारीफ, इनाम, पहचान या तमगों से मिलती है। यह अस्थायी होती है और इस पर निर्भर रहने वाला इंसान कभी स्थायी संतुष्टि नहीं हासिल कर पाता। दूसरी तरफ आंतरिक प्रेरणा वह होती है जो हमें खुद के अंदर से मिलती है, खुद को चुनौती देने से, अपनी सीमाओं को जानने से, खुद के साथ किए गए वादों को पूरा करने से। यही वह प्रेरणा है जो लंबे समय तक टिकती है और असली आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आधार बनती है। इसी सोच के साथ डेविड ने अपनी ज़िंदगी में नई नई शारीरिक और मानसिक चुनौतियाँ तलाशनी शुरू की, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी तमगे के लिए, बल्कि सिर्फ खुद को यह साबित करने के लिए कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। यहीं से आगे चलकर उनकी अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में एंट्री की नींव पड़ती है, जिसके बारे में हम आने वाले अध्यायों में विस्तार से जानेंगे। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफ़ी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है कि अगर हम अपनी मेहनत, अपनी उपलब्धियों को सिर्फ बाहरी पहचान और तारीफ पाने के लिए करते हैं तो हम कभी भी स्थायी संतोष हासिल नहीं कर पाएंगे। असली संतुष्टि तभी मिलती है जब हम खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसा आईना बनाना चाहिए जिसमें हम खुद को परखें, न कि दूसरों की आंखों में अपनी कीमत तलाशें। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों से पूछते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है या खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको आज कोई तारीफ, कोई इनाम, कोई पहचान न मिले तो क्या आप फिर भी उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे? वे सुझाव देते हैं, अपनी अगली उपलब्धि के बाद खुद से पूछिए, क्या यह खुशी सच में अंदर से आई है
या सिर्फ किसी और की तारीफ की वजह से। डेविड के एक साथी सील की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार की मदद के लिए पैसे जुटाने की एक मुहिम चल रही थी। इसी दौरान डेविड को पता चला कि अगर कोई व्यक्ति एक खास चैरिटी दौड़ में हिस्सा लेकर एक तय दूरी पूरी करे तो उसके लिए दान जुटाया जा सकता है। यह दौड़ थी सैन डिएगो वन डे, एक 24 घंटे की ट्रैक रेस जिसमें धावकों को लगातार एक ट्रैक पर दौड़ना होता है जितनी दूर वो जा सकें। डेविड ने बिना किसी अनुभव के, बिना किसी खास तैयारी के इस रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया, सिर्फ अपने साथी के परिवार की मदद के लिए। उनका लक्ष्य था 100 मील पूरा करना ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा दान जुटा सकें। गॉगिंस खुद मानते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े अंडर प्रिपेयर्ड फैसलों में से एक था। उन्होंने कभी इतनी लंबी दूरी नहीं दौड़ी थी। उनके पास सही जूते तक नहीं थे, कोई ट्रेनिंग प्लान नहीं था, बस एक जज्बा था कि इसे किसी भी हाल में पूरा करना है। रेस शुरू होती है, कुछ ही घंटों में उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, उनके पैर की हड्डियों में स्ट्रेच फ्रैक्चर होने लगे। दर्द इतना असहनीय हो गया कि हर कदम उठाना एक यातना जैसा महसूस होने लगा। यहीं से इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख शुरू होती है। डेविड का शरीर उन्हें लगातार रुकने का इशारा कर रहा था, दर्द, थकान, टूटी हुई हड्डियाँ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को शरीर पर हावी होने दिया। गॉगिंस लिखते हैं कि इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार दुनिया की किसी भी मशीन, किसी भी तकनीक से बढ़कर उसका अपना दिमाग है। जब शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है, तब भी दिमाग अगर सही तरीके से प्रशिक्षित हो तो शरीर को आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने खुद को दर्द से अलग करने की कला सीखी, अपने दिमाग के एक हिस्से को दर्द महसूस करने दिया, लेकिन दूसरे हिस्से को पूरी तरह फोकस्ड रखा, सिर्फ एक लक्ष्य पर अगला कदम उठाना। इसी दौड़ के दौरान डेविड ने एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक तकनीक खोजी जिसे वे आगे चलकर कुकी जार कहते हैं। जब दर्द असहनीय हो जाता तब उनका मन हार मानने लगता। तब वे अपनी अतीत की उन उपलब्धियों को याद करते जहां उन्होंने कुछ नामुमकिन हासिल किया था, जैसे 300 पाउंड से नेवी सील बनने तक का सफ़र, या हेल वीक पार करना। यह कुकी जार एक तरह का मानसिक भंडार है जहां इंसान अपनी पुरानी जीत, अपने पुराने संघर्षों को जमा करके रखता है और जब भी जिंदगी में कोई नया कठिन पल आए वह उस जार में हाथ डालकर एक याद निकालता है जो उसे याद दिलाती है, मैंने पहले भी असंभव को संभव किया है, मैं इसे भी कर सकता हूँ। अविश्वसनीय दर्द, टूटी हड्डियों और खून बहते पैरों के बावजूद डेविड ने वह दौड़ पूरी की, 100 मील यानी करीब 160 किलोमीटर, बिना रुके, बिना सोए, अपने दिमाग की ताकत के दम पर। यह उपलब्धि सिर्फ एक खेल रिकॉर्ड नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण थी कि इंसानी शरीर की सीमाएं जितनी हम सोचते हैं असल में उससे कहीं आगे होती है, बशर्ते दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसी दौड़ के बाद डेविड को अंदाज़ा हुआ कि उनके पास एक बहुत ख़ास काबिलियत है, असाधारण दर्द सहने की और उस दर्द के बावजूद आगे बढ़ने की। यहीं से उनकी अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसिंग की दुनिया में एक नई यात्रा शुरू हुई। द मोस्ट पावरफुल वेपन हमें सिखाता है कि इंसान का दिमाग अगर सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो शरीर की किसी भी सीमा को पार कर सकता है। दर्द अस्थायी होता है, लेकिन दिमाग की ताकत अगर एक बार जागृत हो जाए तो वह हमेशा हमारे साथ रहती है। गॉगिंस यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने अतीत की उपलब्धियों को, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यही यादें, यही कुकी जार हमें भविष्य के सबसे कठिन पलों में सहारा देती है। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों को चुनौती देते हैं, अपना खुद का कुकी जार बनाइए, अपनी ज़िंदगी की 3 ऐसी उपलब्धियों को लिखिए जिन्हें हासिल करना मुश्किल था, लेकिन आपने कर दिखाया। अगली बार जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल पल आए, उस जार में हाथ डालिए और खुद को याद दिलाइए कि आप कितने मजबूत हैं। गॉगिंस इस अध्याय की शुरुआत में एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं, क्या असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्राकृतिक टैलेंट ज़रूरी है?
उनका जवाब है बिल्कुल नहीं। वे खुद अपनी मिसाल देते हैं कि उनके पास दौड़ने की कोई खास प्राकृतिक काबिलियत नहीं थी। उनकी शारीरिक बनावट भी लंबी दूरी की एंड्योरेंस रनिंग के लिए आदर्श नहीं मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान के पास असीम मेहनत करने की इच्छा शक्ति हो, अगर वह हर दिन खुद को दूसरों से ज़्यादा ढकेलने के लिए तैयार हो, तो टैलेंट की कमी कोई बड़ी बाधा नहीं रह जाती। वे लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि सफलता के लिए एक खास गिफ्ट, एक खास टैलेंट चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि ज़्यादातर असाधारण उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ असाधारण मेहनत का नतीजा होती है। अपनी पहली अल्ट्रा मैराथन के बाद डेविड ने खुद को और भी कठिन चुनौतियों के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने बैड वाटर 135 में हिस्सा लेने का फैसला किया, एक ऐसी रेस जिसे दुनिया की सबसे कठिन फुट रेस माना जाता है। यह रेस डेथ वैली के भीषण गर्म रेगिस्तान से होकर गुजरती है, जहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। डेविड ने इस रेस की तैयारी बहुत ही अनोखे और कठोर तरीके से की। उन्होंने खुद को गर्मी और थकान के आदी बनाने के लिए कभी कभी ट्रेडमिल पर हीटर के सामने घंटों दौड़ने की प्रैक्टिस की, ताकि उनका शरीर और दिमाग रेगिस्तान की भीषण गर्मी के लिए तैयार हो सके। इस अध्याय में गॉगिंस एक बहुत ही डरावना अनुभव साझा करते हैं। एक एंड्योरेंस रेस के दौरान अत्यधिक शारीरिक तनाव और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी किडनी लगभग फेल होने की कगार पर पहुंच गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में इतनी गंभीर स्थिति बन गई थी कि यह जानलेवा भी हो सकती थी। यह एक ऐसा पल था जहां किसी भी सामान्य इंसान ने शायद हमेशा के लिए दौड़ना छोड़ दिया होता, लेकिन डेविड ने इसे एक सबक की तरह लिया। उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को बेहतर समझना सीखा, अपनी रिकवरी और हाइड्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अपनी बुनियादी मानसिकता की दर्द और तकलीफ रुकने की वजह से नहीं हो सकती, उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। गॉगिंस इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासन ही असली टैलेंट है। वे बताते हैं कि जब वे रेसिंग की दुनिया में आए तो वहाँ ऐसे कई धावक थे जिनके पास प्राकृतिक रूप से बेहतर शारीरिक बनावट थी, बेहतर रनिंग तकनीक थी, लेकिन डेविड ने अपनी कमी को अपनी मेहनत से पूरा किया। वे दूसरों से ज़्यादा घंटे ट्रेनिंग करते, खुद को ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में डालते और कभी शॉर्टकट नहीं अपनाते। वे लिखते हैं कि टैलेंट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर लोग अपनी मेहनत न करने के बहाने के तौर पर करते हैं। मेरे पास वह टैलेंट नहीं है, यह कहना आसान होता है, बजाय इसके कि खुद से पूछा जाए क्या मैंने वाकई उतनी मेहनत की जितनी सफलता के लिए ज़रूरी थी। धीरे धीरे अल्ट्रा रनिंग की दुनिया में डेविड गॉगिंस की एक अलग पहचान बनने लगी, एक ऐसे धावक के रूप में जिसके पास शायद सबसे अच्छी तकनीक न हो, लेकिन जिसकी मानसिक सहन शक्ति और दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता किसी और से कम नहीं थी। यही वजह थी कि आगे चलकर वे दुनिया के सबसे कठिन एंड्योरेंस इवेंट में हिस्सा लेने लगे और कई बार असाधारण नतीजे भी हासिल किए। टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड हमें सिखाता है कि सफलता के लिए जन्मजात टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है। असाधारण मेहनत, अनुशासन और खुद को हर दिन थोड़ा और आगे ढकेलने की इच्छा शक्ति, यही असली टैलेंट है जो किसी को भी असाधारण बना सकता है। गॉगिंस यह भी सिखाते हैं कि अपनी शारीरिक सीमाओं को समझना ज़रूरी है, लेकिन उन सीमाओं को बहाना बनाकर मेहनत से पीछे हटना कभी सही रास्ता नहीं है। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों से पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी काम को यह कहकर छोड़ दिया कि मेरे पास उसके लिए टैलेंट नहीं है? क्या हो अगर आप उस काम को दोबारा शुरू करें, इस बार सिर्फ मेहनत और अनुशासन के भरोसे, टैलेंट की चिंता किए बिना। आर्मी रेंजर स्कूल को अमेरिकी सेना की सबसे कठिन और सम्मानित लीडरशिप ट्रेनिंग माना जाता है। यह लगभग 2 महीने लंबा कोर्स होता है, जिसमें उम्मीदवारों को बेहद कम नींद, कम खाना और लगातार शारीरिक व मानसिक दबाव में रखा जाता है।
ताकि यह परखा जा सके कि वे दबाव में भी सही लीडरशिप निर्णय ले सकते हैं या नहीं। आमतौर पर यह स्कूल आर्मी के सैनिकों के लिए होता है और यहाँ किसी नेवी सील का आना एक अमान्य बात मानी जाती थी। डेविड ने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया, यह साबित करने के लिए कि वे सिर्फ अपने फील्ड में ही नहीं बल्कि किसी भी कठिन परिस्थिति में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस अध्याय में गॉगिंस एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बार बार असामान्य थकान, सांस लेने में दिक्कत और शरीर में सूजन जैसी समस्याएं होती रहीं। बाद में पता चला कि उन्हें दिल में एक जन्मजात छेद, होल इन द हार्ट की समस्या थी, जिसकी वजह से उनके खून में थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स भी बनने लगे थे। यह एक बेहद गंभीर मेडिकल स्थिति थी जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन उस वक्त डेविड को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ यह जानते थे कि उनका शरीर सामान्य से कहीं ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसे भी अपने दिमाग की ताकत से पार करने का फैसला किया। रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग वैसे भी बेहद कठिन होती थी। नींद और खाने की भारी कमी, लगातार भारी वजन उठाकर लंबी दूरी तय करना, दलदल और जंगलों में मिशन पूरे करना। ऊपर से डेविड के शरीर में चल रही अनजान बीमारी ने इस चुनौती को कहीं ज़्यादा खतरनाक बना दिया। कई बार प्रशिक्षण के दौरान वे बेहद कमज़ोर महसूस करते, सांस फूलने लगती, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने साथियों या इंस्ट्रक्टर्स को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके शरीर में कुछ गंभीर गड़बड़ है। उन्होंने अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटे रखा और हर मिशन में पूरी शिद्दत से हिस्सा लिया। गॉगिंस इस अध्याय का शीर्षक अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन इसलिए रखते हैं क्योंकि रेंजर स्कूल में आने वाले सभी उम्मीदवार पहले से ही असाधारण होते हैं। यह कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ सबसे मजबूत और अनुशासित सैनिक ही पहुँच पाते हैं। ऐसे में इन असाधारण लोगों की भीड़ में भी खुद को सबसे अलग साबित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। डेविड का मानना था कि सिर्फ स्कूल पूरा कर लेना काफ़ी नहीं है, असली लक्ष्य होना चाहिए उस समूह में भी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना जहां हर कोई पहले से ही बेहतरीन है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की, हर मिशन में अपना 100% देने की प्रेरणा देती रही। अपनी बीमारी, लगातार थकान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद डेविड ने न सिर्फ रेंजर स्कूल पूरा किया बल्कि अपनी पूरी क्लास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑनर ग्रेजुएट यानी ऑनर मैन का खिताब भी हासिल किया, वह भी एक ऐसे स्कूल में जो परंपरागत रूप से नेवी सील्स के लिए नहीं बना था। यह उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि बाद में जब उनकी दिल की बीमारी और ब्लड क्लॉट्स की समस्या का पता चला तो डॉक्टरों ने खुद हैरानी जताई कि इतनी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के साथ डेविड ने इतनी कठिन ट्रेनिंग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उसमें सबसे आगे भी रहे। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन हमें सिखाता है कि सिर्फ किसी कठिन काम को पूरा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। असली उत्कृष्टता तब आती है जब हम उन लोगों के बीच भी सबसे बेहतर बनने की कोशिश करें जो खुद पहले से ही असाधारण हैं। गॉगिंस यह भी सिखाते हैं कि हमारे शरीर में कई बार ऐसी सीमाएं होती हैं जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता, लेकिन अगर हमारा दिमाग मजबूत हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो हम उन सीमाओं के बावजूद भी असाधारण नतीजे हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों से पूछते हैं, क्या आप सिर्फ किसी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं या उस काम में सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप किसी ऐसे समूह में हों जहां सभी लोग पहले से ही काबिल हों, तब आप खुद को कैसे अलग साबित करेंगे? रेंजर स्कूल के बाद जब डेविड की पूरी मेडिकल जांच हुई तो डॉक्टरों ने पाया कि उनके दिल में एक जन्मजात छेद है, जिसकी वजह से उनके खून में बार बार थक्के बन रहे थे। यह स्थिति बेहद खतरनाक थी। कभी भी कोई थक्का दिमाग तक पहुंचकर स्ट्रोक या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकता था। डॉक्टरों ने तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी। यह डेविड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर को दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजारा था,
अब खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। सर्जरी सफल रही, लेकिन इसके बाद रिकवरी का दौर डेविड के लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था। महीनों तक उन्हें भारी शारीरिक गतिविधि से दूर रहना पड़ा। एक ऐसा इंसान जो हर दिन खुद को शारीरिक रूप से चुनौती देने के आदी था, अब बिस्तर पर लेटे लेटे खुद को कमज़ोर, बेबस महसूस कर रहा था। यह दौर उनके लिए शरीर से कहीं ज़्यादा मानसिक तौर पर एक बड़ी परीक्षा थी। लेकिन डेविड ने इस दौरान भी हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह के दायरे में रहते हुए धीरे धीरे, कदम दर कदम अपनी फिटनेस को दोबारा बनाना शुरू किया। रिकवरी के बाद डेविड बहुत उत्साहित थे अपनी इंड्योरेंस रेसिंग में वापसी करने के लिए। लेकिन इस अध्याय में गॉगिंस एक बहुत ईमानदार वाकया साझा करते हैं। सर्जरी के बाद जब उन्होंने एक बड़ी इंड्योरेंस रेस में वापसी की कोशिश की तो उनका शरीर पूरी तरह तैयार नहीं था। उन्होंने खुद को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा धक्का देने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे रेस के दौरान बुरी तरह असफल रहे। शरीर ने साथ नहीं दिया, प्रदर्शन उम्मीद से कहीं कम रहा। यह असफलता डेविड के लिए बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन यहीं से इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। गॉगिंस लिखते हैं कि ज़्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं या उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असफलता अगर सही नज़रिए से देखी जाए तो यह हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी गलतियाँ और वे चीज़ें जिन पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। डेविड ने अपनी इस असफलता के बाद खुद से भागने के बजाय बहुत ईमानदारी से अपनी कमियों का विश्लेषण किया। उन्होंने समझा कि सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी अधूरी थी, उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दबाजी में की गई थी और उन्होंने अपने शरीर को उतना समय नहीं दिया जितनी उसे ज़रूरत थी। इसके बजाय हार मानने के उन्होंने इस असफलता से सीखे गए सबक को अपनी अगली तैयारी में शामिल किया। बेहतर योजना, बेहतर रिकवरी और अपने शरीर की सीमाओं को समझते हुए, लेकिन फिर भी खुद को लगातार आगे ढकेलते हुए। गॉगिंस इस अध्याय में यह बहुत गहराई से समझाते हैं कि असफलता असल में एक उपहार है, अगर हम उससे सीखने को तैयार हों। जो लोग असफलता से डरकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, वे कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग हर असफलता के बाद खुद का ईमानदारी से आकलन करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दोबारा बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं, वही आखिरकार असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। उन्होंने अपनी असफल रेस के अनुभव को अपनी अगली तैयारियों की नींव बनाया और धीरे धीरे वे दोबारा दुनिया की सबसे कठिन एंड्योरेंस रेसों में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर हमें सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह बहुत ज़रूरी सीख का ज़रिया है। जो इंसान असफलता से भागने के बजाय उसका सामना करता है, उससे ईमानदारी से सीखता है, वही आखिरकार सबसे मजबूत बनकर उभरता है। गॉगिंस यह भी सिखाते हैं कि शारीरिक सीमाओं और बीमारियों का सामना करते हुए भी अगर सही तरीके से धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए तो कोई भी रुकावट स्थायी नहीं होती। इस अध्याय के अंत में गॉगिंस पाठकों से पूछते हैं, क्या आपने हाल ही में किसी काम में असफलता का सामना किया है? क्या आपने उस असफलता से भागने की कोशिश की या ईमानदारी से यह विश्लेषण किया कि आप कहाँ चूके और अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं? वे सुझाव देते हैं, अपनी पिछली किसी असफलता को लिखिए और ईमानदारी से यह पहचानिए कि उससे आपने क्या सीखा। व्हाट इफ़ यानी क्या हो अगर, यह सवाल गॉगिंस अक्सर खुद से पूछते रहे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। लेकिन इस सवाल को वे दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला, नकारात्मक तरीके से, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। क्या हो अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं? क्या हो अगर मैं यह नहीं कर पाया? यह वह सवाल है जो हमें डराता है, हमें पीछे ढकेलता है, हमें कोशिश करने से रोकता है। लेकिन गॉगिंस इसी सवाल को एक बिल्कुल अलग सकारात्मक नज़रिए से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। क्या हो अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूं? क्या हो
अगर मैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकूं, जितना मैं खुद से उम्मीद करता हूं? क्या हो अगर मेरी असली सीमा मेरी सोची हुई सीमा से कहीं आगे हो? इस अध्याय में गॉगिंस अपनी पूरी किताब की यात्रा को एक साथ जोड़ते हैं। एक बच्चा जो हिंसा और नस्ल भेद के बीच पला, उसने एक दिन आईने में देखकर अपनी सच्चाई स्वीकार की। फिर उसने एक नामुमकिन लक्ष्य को हासिल करने की ठानी। अपने दिमाग को कवचबद्ध बनाया। समझा कि असली मकसद तमगों में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। साबित किया कि टैलेंट नहीं, मेहनत मायने रखती है। असाधारण लोगों के बीच भी खुद को असाधारण साबित किया और असफलता को अपनी ताकत में बदला। यह पूरी यात्रा गॉगिंस के अनुसार किसी एक खास इंसान की नहीं है। यह हर उस इंसान की स्वाभाविक कहानी है जो अपने हालातों से हार मानने के बजाय खुद से यह सवाल पूछने को तैयार है, क्या हो अगर मैं कोशिश करूं? इस अध्याय में गॉगिंस एक बार फिर अपनी किताब के सबसे प्रसिद्ध विचार 40% रूल को याद दिलाते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर उसकी सोची हुई सीमा से कहीं ज़्यादा क्षमता छिपी होती है। जब हमारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो सकता, तब असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया होता है। गॉगिंस कहते हैं कि यह किताब सिर्फ उनकी कहानी बताने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हर पाठक को यह चुनौती देने के लिए लिखी गई कि वे खुद से पूछें, मैं अपनी असली क्षमता से कितनी दूर जी रहा हूँ। गॉगिंस इस आखिरी अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात दोहराते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों के लिए बहाने ढूंढते हैं, हमारी परवरिश, हमारे हालात, हमारी किस्मत। लेकिन वे खुद अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं, अगर एक बच्चा जो हिंसा, गरीबी और नस्ल भेद के बीच पला, जिसका शरीर बीमारियों से जूझता रहा, वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, तो कोई भी इंसान चाहे उसके हालात कैसे भी हों, अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। कांट हर्ट मी का मूल संदेश यही है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी परिस्थितियाँ, यह सब हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। जो इंसान अपने दर्द का सामना करना सीख लेता है, जो अपनी असफलताओं से सीखता है, जो हर दिन खुद को थोड़ा और आगे ढकेलता है, वह इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो, आखिरकार असाधारण बन सकता है। गॉगिंस की पूरी किताब का शीर्षक भी यहीं से अपना असली मतलब पाता है। कांट हर्ट मी, यानी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। यह शीर्षक इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लेता है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी दर्द उसे अंदर से तोड़ नहीं सकता। किताब के इस आखिरी अध्याय में गॉगिंस पाठकों से एक आखिरी, सबसे गहरा सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर आप आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी में बहाने बनाना बंद कर दें और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना शुरू कर दें? क्या हो अगर आपकी असली सीमा आपकी सोची हुई सीमा से कहीं आगे हो?